हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। सो आज का वीडियो जो है वो क्लास 10 साइंस के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आप सभी के सामने यहाँ पे उपस्थित है। जैसा कि आप लोगों को पता है, बिहार बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं साइंस से, और झारखंड बोर्ड से भी इस बार जो है साइंस में 20% जो है वो ऑब्जेक्टिव पूछे जाने वाले हैं। आप लोगों को पहले जो है झारखंड बोर्ड में 10% ही ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे। अब क्या किया गया है, उसको 20% किया गया है बढ़ा के। और जैसा कि बिहार बोर्ड में 50% तो पहले से ही था, आज भी 50% ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो जैसा कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी आप लोगों को जो है अच्छे से करनी है। यहाँ पे मैंने रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के ऊपर एक पूरा वीडियो बना दिया था। जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स मैंने कवर कर दिया था एक ही वीडियो में। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक उसका, रसायन विज्ञान का, उसको आप लोगों को देख लेना है। फिर हम आज बात करेंगे जैव प्रकम यानी बायोलॉजी का जो चैप्टर है, आप लोगों का जीव विज्ञान का जो चैप्टर है, उसमें 30 प्रश्न, 30 जो रैंकिंग करते हैं हर बार, इस चैप्टर से जो 30 प्रश्न हर बार रैंकिंग करते हैं, वैसे सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर में भी है, मॉडल पेपर में भी आप लोगों का उपस्थित है। तो समझ में आ चुका होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का वीडियो साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिल जाएंगे जो आप लोगों को 2021 में जो एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए अब बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोगों को 30 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आप लोगों को क्या करना है, जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को नहीं पता वो नोट डाउन करते जाना है अपने नोट कॉपी में, नोटबुक में, एंड नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोगों की जैसी मर्जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और मैं बस इतना कहूँगी कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए क्वेश्चन इकट्ठा करना, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक किया कीजिए, अपने दोस्तों के साथ एटलीस्ट शेयर किया कीजिए। आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप होगा, काफ़ी सारे दोस्त होंगे, तो उन लोगों के साथ शेयर किया कीजिए, सबको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1, कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क तो हमें पता है, आप लोग जैव प्रकम में, अच्छा एक बार पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैव प्रकम जो बायोलॉजी का चैप्टर है उसमें आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा होगा, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, फिर अमीबा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, श्वसन कितने प्रकार का होता है, ये सब के बारे में आप लोगों ने इस बायोलॉजी के चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो मनुष्य में वृक्क होता है, ये हमें पता है, एक तंत्र का भाग भी है। तो किससे संबंधित है ये, तो ये जो संबंधित है ये उत्सर्जन से संबंधित है, ठीक है। ये किससे संबंधित है, उत्सर्जन से वृक्क जो है वो संबंधित है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जिस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों को नहीं पता है वो अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही रखूँ। ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में मैं भरने जाऊँगी तो आप लोगों का पूरा जो है वो माइंड से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, तो जाइलम क्या करता है, जाइलम, पादप में जाइलम का काम क्या होता है, जल के वहन के लिए, यानी जल के वहन के लिए वो उपयोगी साबित होता है जाइलम, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को क्वेश्चन थोड़ा सा कट दिख रहा होगा, लेकिन मैं क्वेश्चन को सही से पढ़ती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, वह क्रिया क्या होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए कि पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और वह क्रिया क्या होती है, तो वह क्रिया क्या होती है, कोशिका द्रव होती है, ठीक है, कोशिका द्रव होती है। अब क्वेश्चन नंबर 4,
स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक तत्व। ये ऑब्जेक्टिव की तरफ पूछता है, काफ़ी बार आप लोगों को लिखना पड़ता है कि स्वपोषी पोषण के लिए कौन से तत्व आवश्यक होते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश, ये तीनों ही चीज स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक तत्व के रूप में सिद्ध हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, उत्सर्जन तंत्र में सम्मिलित अंग, यानी उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या अंग सम्मिलित हैं जिसकी सहायता से उत्सर्जन तंत्र बना है और हमारी बॉडी जो है वो उत्सर्जन तंत्र में सहयोग देती है। वो कौन से अंग है? तो वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ये जितने भी अंग आप लोगों को दिख रहे हैं ये उत्सर्जन तंत्र में सहायता प्रदान करते हैं और उत्सर्जन तंत्र का अंग हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, श्वसन के कितने प्रकार हैं? ठीक है, श्वसन के कितने प्रकार हैं? तो आप लोगों को पता होगा श्वसन के टोटल 2 प्रकार हैं। कौन कौन सा प्रकार है? एक तो वायवीय श्वसन, दूसरा अवायवीय श्वसन। टोटल कितने प्रकार हैं? श्वसन के कितने प्रकार हैं? 2। ठीक है, मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ, बार बार इसीलिए रिवीजन कर रही हूँ एक ही क्वेश्चन को, ताकि आप लोगों को जब ऑप्शन मिले तब आप लोगों का माइंड में बिल्कुल क्लिक हो जाए कि यही आंसर सही है। तो श्वसन के कितने प्रकार हैं? तो हमें पता है भाई कि श्वसन के 2 प्रकार हैं। पहला तो वायवीय श्वसन, दूसरा अवायवीय श्वसन। अब इससे क्या समझ में आ गया कि आप लोगों को वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन की परिभाषा भी याद करनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में किसके द्वारा पंप किया जाता है? तो नीलय द्वारा। किसके द्वारा पंप किया जाता है? नीलय द्वारा। नीलय द्वारा क्या होता है कि हृदय से, हमारा जो हार्ट है उससे पूरे बॉडी में रक्त जो है वो सर्कुलेट होता है, पंप किया जाता है, पहुंचाया जाता है, एक प्रकार से कह सकते हैं हम लोग ऐसा। किसके द्वारा? नीलय द्वारा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? यानी रक्त का रंग जो है वो लाल दिखता है, उसमें क्या वजह है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इजी भी था, पूछता भी है हर बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, हरे पौधे में पोषण की विधि क्या कहलाती है? तो ये तो बहुत आसान सा सवाल है, स्वपोषण। ठीक है, स्वपोषण की सहायता से ही जो पेड़ पौधे हैं वो अपना पोषण कैसे करती है? वो खुद करती है। तो वो क्या पोषण कहलाती है? स्वपोषण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10, वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? तो वसा का पाचन जो है वो लाइपेज द्वारा होता है। ठीक है, वसा का पाचन लाइपेज द्वारा होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है? मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है? तो मुख से। अब आप लोग सोच रहे होंगे मुख से कैसे होती है पाचन? तो जब हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग खाना मुख में रखते हैं पहले, फिर वो गले से उतरता है। तो पाचन क्रिया का सबसे पहला अंग, या फिर कह सकते हैं कि पाचन क्रिया में जो क्रिया होती है उसका सबसे पहला अंग भाग क्या होता है? मुख होता है। और पाचन क्रिया का अंग भी हम लोग मुख भी हम लोग रखते हैं। तो पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है? मुख से। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन कब होता है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अब हम लोगों को पता है, बहुत इजी भी है, बहुत बार इस टॉपिक के ऊपर चर्चा हो चुकी है पहले भी, कि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन कब होता है? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन जब हमारे कोशिकाओं में पहुंचता है तभी वो ग्लूकोज को जो है विखंडन करता है। ठीक है, विखंडन करता है। इसलिए बहुत आप लोगों ने सुना भी होगा कि अगर किसी को मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है तो उसे कमजोरी भी महसूस होती है। तो कई सारे व्यायाम भी होते हैं ना श्वसन के लिए, जैसे कपालभाति वगैरह लोग करते हैं। तो इसी कारण जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में पहुंचेगी तभी वो ग्लूकोज को जाकर विखंडन करेगी और हमें जो है वो ग्लूकोज की प्राप्ति होगी हमारे शरीर को। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13,
रक्त परिसंचरण तंत्र के महत्वपूर्ण अंग, यानी रक्त जो सर्कुलेट होता है हमारी पूरी बॉडी में, परिसंचरण जो होता है फिल्टर का काम करता है, फिर फिल्टर का काम करके पूरे बॉडी को जो है पहुंचाता है। उसमें कौन कौन सा अंग सम्मिलित है? सबसे पहले तो हृदय, पहले ही बात हो चुकी थी हृदय की, फिर धमनियाँ, ठीक है, धमनियाँ, शिराएं, कोशिकाएं और रक्त तो है ही। रक्त नहीं भी लिख सकते हैं आप लोग, लेकिन ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। हृदय जो कि पंप का काम करती है, फिर पंप, अब देखिए धमनियाँ जो होती है, शिराएं जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रक्त परिसंचरण तंत्र में सहयोग देती है ये लोग अपना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वीडियो के अंत तक जुड़े रहो, आप लोगों को चैप्टर के कुछ कुछ पॉइंट्स भी क्लियर होते जाएंगे और आप लोगों को अच्छा खासा नोट भी मिलता जाएगा। तो शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी क्या है? शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी की बात हो रही है, तो आप लोगों को याद रखना चाहिए वेना केवा। वेना केवा जो है वो सबसे छोटी रक्त वाहिनी है, ठीक है, सबसे छोटी रक्त वाहिनी है। चलिए अगर आप लोगों को पता है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देती हूँ, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है। हड्डी की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो वो आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है। किसी को अगर पता हो बहुत अच्छी बात है, कमेंट में कमेंट कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। मानव फेफड़ों में कितने अलिंद और कितने निलय शामिल होते हैं? तो बहुत ही इजी सा सवाल, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो आप लोगों को याद होगा। कितने अलिंद होते हैं? तो 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं, ठीक है, 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। कहाँ? मानव फेफड़े में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16। मानव हृदय में कितने वेशम होते हैं? मानव हृदय में कितने वेशम होते हैं? तो 4 वेशम होते हैं, ठीक है, 4 वेशम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। पादप में फ्लोरम संवाहक होता है, तो फ्लोरम किसको संवाहक करती है? जो बॉडी में होता है हम लोग, सॉरी, पादप में जो होता है वो किसका संवाहक करती है? भोजन का संवाहक करती है। क्वेश्चन नंबर 18। पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? पाचन क्रिया का पूर्ण मतलब उसका लास्ट स्टेज कहाँ पे कंप्लीट होता है? पाचन जब हमारी बॉडी क्या करती है, हमारा शरीर जो है वो किसी भी खाने को पूर्ण रूप से कहाँ पचाती है? लास्ट उसका स्टेज क्या है? तो छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? मुख गुहा जो गले का ऊपरी और मुख का पीछा भाग क्या कहलाता है? ग्रासनी कहलाता है, ग्रासनी कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? अमोनिया बनता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये कि अमोनिया जो है वो एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। एमिनो अम्ल के विखंडन से अमोनिया बनता है। घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोगों को सिर्फ रट्टा मार के याद नहीं करना है, बल्कि उसको समझना भी है कि एमिनो अम्ल के विखंडन से अमोनिया बनता है और अमोनिया जो बनता है वो एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। क्वेश्चन पलट के भी पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21। पैरामेशियम में भोजन का अंतर्गहन कहाँ होता है? पैरामेशियम बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है कि पैरामेशियम में भोजन का अंतर्गहन कहाँ होता है? तो कोशिका मुख में। कोशिका मुख में पैरामेशियम में भोजन का अंतर्गहन होता है। क्वेश्चन नंबर 22 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्गहन होता है? कुटपाद। अच्छा, आप लोगों को यहाँ से एक बात समझ में आ जाना चाहिए कि अमीबा का जो है, अमीबा में भोजन का अंतर्गहन किस प्रकार से होता है, उसकी विधि क्या है, चित्र सहित आप लोगों को क्या करना है? याद करना है। अमीबा में भोजन किस विधि से होता है, चित्र सहित उसको याद करना। जैसे कि ये एक अमीबा है, मान लीजिए, अमीबा का तो कुछ भी आकार नहीं होता, फिर वो कुटपाद बनाता है। जब वो भोजन को देखता है तो वो कुटपाद बनाता है, यानी अंगुला क्या कहते हैं उसको, अंगुली नुमा
वो संरचना बनाता है, ठीक है, अंगुली नुमा संरचना बनाते हैं। ये दोनों प्रकार के अंगुली नुमा संरचना हो गए। यहाँ पे एक भोजन है तो एक अंगुली नुमा संरचना बनाता है, उसको कुटपाद कहते हैं। तो भोजन का अंतर्ग्रहण कहाँ से होता है? कुटपाद द्वारा। तो आप लोगों को अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे होता है, किस विधि से होता है, उसको चित्र सहित याद रखना है, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव की तरह पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पौधे में बाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? बहुत ही इजी सा सवाल, पत्ते में। पत्ते में जो होता है वो बाष्पोत्सर्जन मतलब पौधे के पत्ते से बाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? मृतजीवी। मृतजीवी कवक में पोषण की एक विधि है। क्वेश्चन नंबर 25, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? आई होप आप लोग नोट बनाते हुए चल रहे हैं। नोट बना लीजिए, आप लोगों का पूरा जीवन जो है काम में आएगा। नोट बहुत ही जरूरी होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। हम लोगों ने रासायन विज्ञान में भी पढ़ा था ना, शायद पहला चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में हमने 5 अभिक्रिया का पढ़ा था। केमिस्ट्री में 5 अभिक्रिया, उपचयन, अपचयन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो आप लोगों को रिलेट करना होगा थोड़ा सा कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो रक्षी कोशिकाएं आप लोगों को पता है पत्तियों में पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं पत्तियों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, कुटपाद किसमें पाया जाता है? अभी हमने डिस्कस किया कि कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। देखिए क्वेश्चंस को है पलट के भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को मैटर समझना होगा, तभी आप लोग एकदम अच्छा स्कोर कर पाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? मैं जल्दी वीडियो को बना रही हूँ ताकि लॉन्ग ना बने और आप लोगों को बोरिंग ना लगे। शॉर्ट बनाएंगे तो आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे भी, आप लोगों को नोट भी मिल जाएगा। अगर नोट बनाना है तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट बनाते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 28, बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो ये एक भौतिक प्रकार की प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया है बाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 29, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो अमाशय में। अमाशय में जो है वो जठर ग्रंथियां पाई जाती है। याद रखना है आप लोगों को अमाशय का पूरा विधि, पाचन तंत्र, पाचन कैसे होता है, श्वसन तंत्र का पूरा अंग विधि, ये सब आप लोगों को याद रखना है। और खास करके पाचन तंत्र का चित्र पूछा जाता है बहुत बार। मैंने चित्र के ऊपर ऐसे एक वीडियो भी बनाया था कि पाचन तंत्र की पूरी विधि, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, बहुत कुछ दिन हो गए, तो उसको डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वो आप लोग देख लेना कि पाचन तंत्र किस प्रकार से काम करता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ पे आप लोगों को जठर ग्रंथि ये सब के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, रक्त में आयरन की कमी होने के कारण कौन सी बीमारी होती है? सबको पता है कि एनीमिया की कमी होती है। मतलब रक्त, अगर शरीर में रक्त की भी कमी हो जाए तो भी जाहिर सी बात है उसे एनीमिया की कमी होगी। और रक्त में आयरन की कमी होने के कारण भी एनीमिया नाम की बीमारी होती है, जिसमें लोगों को वीकनेस वगैरह होने लगता है और भी कई सारे प्रॉब्लम्स उन लोगों को होने लगते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमने जैप रकम से लगभग 30 प्रश्न हमने जो है यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अगर मुझे इसी चैप्टर से, सुन लीजिए, अगर मुझे इसी चैप्टर से बाद में अच्छा खासा और भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाए तो मैं फिर से एक अलग वीडियो बना दूंगी। और आप लोगों को क्या करना है, इससे पहले जो एक वीडियो आया था रासायन विज्ञान के ऊपर, जिसमें मैंने पाँचों के पाँचों चैप्टर्स जो हैं एक ही बार में कवर कर दिए थे, वो आप लोगों को देख लेना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कॉमेंट बॉक्स में यार कमेंट करो। मैं हर बार कहती हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। किसी भी टॉपिक में दिक्कत है,
कुछ भी पूछना है पढ़ाई से संबंधित कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। आप लोग कुछ कमेंट नहीं करते हो, अच्छा भी लगा, हेल्प भी मिला तो भी कमेंट करो यार, मुझे समझ में तो आए कि आप लोग सुन रहे हो कि नहीं मेरी बात, तो कमेंट किया करो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ एटलीस्ट 4-5 दोस्तों के साथ शेयर कर ही दिया करो। तो चलिए आज बस आज के लिए इतना ही।